नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सनोडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हम लोग बालक विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पढ़ा हुआ था। आज हम देखने वाले हैं बालक विकास पर पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में देखा हुआ है या पुराने प्रश्नों को हम देखें तो कहीं ना कहीं पोषण से लेकर के बाल विकास में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन के किससे प्राप्त होता है, या इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम बात करेंगे आज उन्हीं पर चर्चा करते हुए कि भाई कोई भी टॉपिक आपका छूटा ना रह जाए। हम हर एक बिंदु को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं पोषण। तो एक बहुत विस्तृत संकल्पना हमारे पास आती है पोषण की, या एक छोटी संकल्पना बोल सकते हैं हम लोग। दो तरीके की परिभाषा इसमें आएंगी। तो बोलेंगे कि भाई किसी भी जीव को वृद्धि, विकास या सभी जो जैविक क्रियाओं को संचालन करने के लिए जिन आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषण कहा जाता है या पोषक पदार्थ कहा जाता है। ठीक, ये हम देखेंगे यहाँ पर मैं एक छोटी सी परिभाषा के रूप में। तो क्या बोला हुआ है कि मनुष्य के वृद्धि, विकास आदि के लिए जिन सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं क्या, पोषण। एक छोटी सी परिभाषा। वही बात करते हैं दूसरे रूप में, कहीं ना कहीं बोले भोजन के अवयव जो हमारे चारों ओर विद्यमान सब्जी हैं या किसी और प्रकार की कोई वस्तुओं से जो हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें देखते हैं कौन कौन से हैं। बोले पहला तो आवश्यकता पड़ती है हमको कार्बोहाइड्रेट की, एक। दूसरा किसकी आवश्यकता है, प्रोटीन की। फिर मिलता है कौन सा, वसा। फिर मिलते हैं खनिज लवण बहुत सारे प्रकार के, विटामिन्स हैं, जल है। तो ये सारी चीजें हमारे एक प्रकार से भोजन में पाए जाने चाहिए, और जब इनकी मात्रा संतुलित रूप से हमारे भोजन में होती है तो हम क्या कहते हैं, इसको संतुलित आहार। देखते हैं संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ इस प्रकार व समानुपात रूप में होते हैं जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन, अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी होती है। हम बात करेंगे भाई पर्याप्त मात्रा में इनकी प्राप्ति होना कहीं ना कहीं हमारी भूख और साथ साथ में हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है शरीर की, उन सभी को पूरा करते हैं। बोले संतुलित आहार में विद्यमान खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। संतुलित आहार में पोषक पदार्थों को या पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने वाले सभी पदार्थ सम्मिलित होते हैं। साथ ही संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। भाई आज हमने खाना खाया तो जब अगली बार खाना खाएंगे तब तक के लिए लगातार एनर्जी हमें बनाए रखते हैं। तो ये पोषक पदार्थ की बात आज हमारे पास आती है। और संतुलित आहार क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बालक का विकास तभी संभव है जब उसे पर्याप्त मात्रा में आहार मिलेगा। भाई किसी बालक को खिलाओ मत कुछ खाना तो क्या उसका विकास हो पाएगा क्या, नहीं। इसके कारण बड़ी सारी बीमारियां होती हैं, कुपोषण इसके कारण हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन जैसे हम कहते हैं कई बार में। ठीक, और अगली फिर बात करते हैं संतुलित आहार में वे सभी पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिनमें विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, जिसका चुनाव इस प्रकार से किया जाए कि हमारे पेट भरने का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, ताकि हमारा विकास संतुलित रूप से हो सके और कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक, तो भाई यहां पर संतुलित आहार इसलिए कह रहे होते हैं ताकि कुपोषण ना हो सके। तो देखते हैं कुपोषण क्या होता है। तो वह स्थिति जिसमें भोज्य पदार्थों को गुणों और परिणाम में अपर्याप्तता होती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें भोज्य पदार्थ नहीं मिले या कोई ना कोई पदार्थ हमें नहीं मिला, खनिज लवण हमें प्राप्त नहीं हुए, और इनकी कमी के कारण हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण फिर नकारात्मक स्वरूप हमारे आएंगे। चाहे बुद्धि लब्धि का कम होना, IQ लेवल का कम होना, या उसके सोचने समझने की समस्याओं कम होना, प्रोटीन के ना हो पाने के कारण में हम देखते हैं भाई क्वासियोरकर की बीमारी हो जाती है, या यहाँ पर वृद्धि हार्मोन ना सीक्रेट होने के कारण में हम देखते हैं कि भैया और आपका जो एक लगभग हाइट कम रह जाना, या फिर कोई और अन्य प्रकार की समस्याएं, स्टनिंग की समस्या है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब देखी जाती है यहाँ पर में। तो क्या खाएं, कितने खाएं, तो बोले एक सामान्य व्यक्ति के लिए हमारे एनर्जी लेवल कितना चाहिए डेली में, तो लगभग 2880 किलो कैलोरीज हमको एनर्जी चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा 50 ग्राम, फैट की मात्रा लगभग 70 ग्राम, सैचुरेटेड फैटी एसिड 24 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 310 ग्राम, शुगर 90 ग्राम, साल्ट 2.3 ग्राम और डाइटरी फाइबर्स लगभग 30 ग्राम के आसपास चाहिए होती है। हालांकि ये सारी चीजें हमारे बाल विकास में अभी नहीं आएंगी। कौन से प्रश्न आएंगे मैं बताऊंगा आगे चल के। लेकिन अब चूंकि हम लोग आहार
या पोषण का प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इसको भी जानना जरूरी होता है। देखते हैं हमारे इन पोषक पदार्थों में क्या क्या है। तो बोलते हैं भाई पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। बोले ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। कार्बोहाइड्रेट हमने सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है साहब, बोलेंगे C6H12O6। तो क्या हुआ, 6 12 6 भाग दिया हम लोग, तो 1 2 1। तो बोले कार्बन मतलब C हो गया, H मतलब हाइड्रोजन हो गया, O मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं जो 1:2:1 में जुड़े होते हैं। इनका मुख्य स्रोत क्या है, मोटे अनाज, गेहूं, चावल, चना आदि सभी से हमें प्राप्त होगा। साथ ही हमारे पास में बाकी और अन्य पदार्थ, केले वगैरह हैं, इनसे भी प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, ये शर्करा अणुओं के आधार पर में से 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, मोनोसैकेराइड्स, डाइग्लिसराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ये 3 प्रकार के यहाँ कंसेप्ट हैं। अब चलते हैं आगे साहब, दूसरा क्या है, तो बोले प्रोटीन। तो प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, शरीर में होता है। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डर बनाने या बॉडी बनाने वाला पदार्थ भी कहा जाता है। यह अमीनो एसिड का बहुलक होता है। ये हम बात करेंगे लंबी श्रृंखलाओं से अमीनो एसिड के मिलकर बना होता है। अब इसके स्रोत क्या है साहब, तो मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन, जो सोया मिल्क है, प्रोटीन दूध जिसे हम कहते हैं, वो खास करके इसके हमारे क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। दालें खास करके रहेंगे। ठीक, प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल के आधार पर ही प्रोटीन को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। बोले आवश्यक अमीनो एसिड, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड या अनावश्यक प्रकार के अमीनो एसिड। ठीक, अब देखते हैं साहब, तो इसकी कमी के कारण क्वासियोरका नाम का रोग हो जाता है। एक प्रकार का कुपोषण है ये। ठीक, और इसी प्रकार से हमारे पास और कमी जब हो जाए, जो तीव्र कुपोषण कहलाता है, वहां से आया कौन सा, मारास्मस। ठीक, ये 2 प्रकार की हमारे पास बीमारी खास करके देखी जाती है प्रोटीन की कमी के कारण। तो प्रश्न पूछेगा क्वासियोरका किसकी कमी के कारण होता है, आपको बताएंगे प्रोटीन। मारास्मस किसकी कमी के कारण होता है, बोलेंगे प्रोटीन। ये किस प्रकार की बीमारी, बोलेंगे कुपोषण टाइप की बीमारी है। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट बिंदु, विटामिन। तो बोले विटामिन क्या होते हैं, ये भी कार्बन के यौगिक हैं। तो इनको बांटा हमने अलग अलग रूप में। बोले विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब देखते हैं साहब क्या है, तो बोले विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्वानाम्स ने मिलेगा। अब इसी प्रकार से विटामिन बी होता है। तो विटामिन बी अकेला नहीं आएगा, विटामिन बी बहुत सारे आते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन B1 आया थायमिन, विटामिन B2 आया राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B5 नियासिन, विटामिन B6 पायरोक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन नाम से आ जाएंगे। ये क्लियर है, इतने प्रकार से आपके नाम मिले। अब बोले इनमें से कुछ होते हैं विटामिन वसा में घुलनशील और कुछ होते हैं पानी में। तो बोले वसा में कौन कौन से, बोले KEDA, बोले ADEK। केवल कौन से नहीं है, बोले बी और सी पानी में घुलनशील हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील हैं। तो पानी BC पानी वाले हैं, और आपके कौन सा हुआ, वसा वाले कौन से हैं, तो केड़ा, वसा केड़ा, ये आपको याद रख लेना है। ठीक, अब चलते भाई इसका क्या है। तो विटामिन ए जो होते हैं उसके स्रोत पपीता, आम, गाजर, कद्दू, टमाटर, तरबूज आदि सभी हैं। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, हमको सबके ध्यान रखना, नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं, या जियोथैलेमिया नाम से एक रोग हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कॉर्निया का सूख जाना, मतलब आंखों से संबंधित समस्याएं विटामिन ए। इसके बाद अगली बात करेंगे, हालांकि इनकी खोज किसने की हमको नहीं मतलब है, ये तो दे दिया गया एक्स्ट्रा, उसकी बात इसलिए मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं आप लोगों को। विटामिन सी बोले एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसे हम हीलिंग विटामिन या एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन भी कहते हैं कई बार में। अब इसे हमने क्या बोला हुआ है कि इसके स्रोत कौन कौन से, खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला वगैरह। ये घाव भरने में मदद करता है, इसलिए इसे हीलिंग विटामिन कहा हुआ था। अगला, इसकी कमी से स्कर्वी रोग, त्वचा का फट जाना या मसूड़े से खून निकलने की समस्याएं होती हैं। जैसे प्रश्न पूछेगा कि आप अपनी क्लास में एक बच्चा देखते हो जिसकी दांतों से कई बार खून निकलते हुए आता है, आप उसे ऐसा कक्षा शिक्षक किस प्रकार की सलाह दोगे, उसे या उसके पेरेंट्स को किस प्रकार की सलाह दोगे, तो हम यहां बोलेंगे उसे विटामिन सी से युक्त पदार्थ खिलाने के लिए बोलेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारे पास आएगा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसे बोलते हैं सनशाइन विटामिन या गर्मियों के विटामिन से कहते हैं। बोले स्रोत
तो हम बात करते हैं यहाँ पर में विटामिन डी के स्रोत जो हैं मछली का तेल, अंडे की जर्दी जो यौग वगैरह है, इसकी कमी से और सूर्य का प्रकाश, इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं कौन कौन से हैं? रिकेट्स है, मतलब बच्चों की हड्डियों कमजोर हो जाना। ऑस्टियोमाइलिसिस नाम से आएगा, वयस्क में विटामिन डी की कमी का हो जाना। तो रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमाइलिसिस बड़े लोगों में। तो ये 2 प्रकार की समस्या यहाँ देखने को मिल जाती है। अगला आता है विटामिन डी साहब, टेकोफिराल। तो इसे एंटी फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, सॉरी इसे फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, एंटीस्टेरिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ये विटामिन ई की कहानी हो गई, मतलब फर्टिलिटी बनाए रखने में, त्वचा को खूबसूरत बनाए रखने में आदि सभी में, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जो एक उसे शुष्कता ना आए, इस प्रकार की बात ही हमारे पास विटामिन ई के पॉइंट से आएगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका विटामिन के। तो ये हरे पत्तेदार सब्जियां, अनाज, सामान्य भोजन आदि से प्राप्त होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में हेल्प कर रहा होता है। तो विटामिन के की कहानी यहाँ पर आई है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक। और विटामिन के खास करके हमें देखेंगे आपके लगभग हरे पत्तेदार सब्जियों में, पत्ता गोभी वगैरह जो चीजें होती, विटामिन के पाया जाता है। अगला विटामिन बी की बात करेंगे, तो विटामिन बी, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें B1, B2, B3, B5, B6 अभी जो बताया मैंने वो सारे थे। स्रोत इसके कौन से हैं? मोटे अनाज, मछलियां, मांस, अंडे, यकृत, दूध आदि सभी हैं। विटामिन B12 सर्वाधिक मात्रा में स्पाइन सेल वॉल में पाया जाता है। और दूसरी बात करेंगे, विटामिन ए की कमी से, जो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसे हमें ध्यान रखना है। क्लियर है ना? बेरी रोग, इसमें होंठों का कट जाना, रक्तस्राव होना, मुख गुहा के अंदर जलन होना, ये सारी बीमारियां देखी जाती हैं। मैं सारे यहाँ विटामिन B2, B3, B5 की व्यवस्था यहाँ नहीं है, मैं इसलिए केवल विटामिन बी की बात कर रहा हूँ। वो कौन सा आपका यहाँ पर रहेगा? बेरी। तो सीधा प्रश्न पूछा हुआ है हमारे पास में और वही आएगा, क्योंकि बहुत डीप में साइंस वाले पार्ट में नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन विटामिन B2, B3, B5 ये कहाँ है? ये आपका आएगा इन्वायरमेंट में। तो बाल विकास के पर्सपेक्टिव में थोड़ा कम बता रहा हूँ, ये कहाँ पर जाएंगे? इन्वायरमेंट में जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलो अगला चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे, मनुष्य के शरीर में आवश्यक खनिज पदार्थ कौन कौन से चाहिए? तो देखते हैं उनको। पहला चाहिए भाई सोडियम। तो सोडियम का क्या यूज है? पेशियों का संकुचन एवं रक्तदाब बनाए रखने में। साथ में बात करें रक्तदाब, जो हमारे पास होता है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करने में कौन सा काम होता है? सोडियम। पेशियों के संकुचन कौन काम कर रहा है? सोडियम। अब वही बात करेंगे अगला, लोहा तो हीमोग्लोबिन का प्रमुख अवयव है खून में, और साथ साथ में इसकी कमी से क्या जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम बोले दांतों को मजबूत, हड्डियों को मजबूत करने में काम कर रहा होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलिसिस इसके कारण कमी कारण हो जाते हैं। साथ ही रक्त का थक्का जमाने में भी हेल्प कर रहा होता है थोड़ा सा, के साथ साथ ये मिलेगा आपको कैल्शियम। अगला फिर आएगा आयोडीन। तो आयोडीन की बात करेंगे, ये थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन का निर्माण करता है, और इसके साथ साथ इसी कमी से क्या जाता है? घेंगा रोग। अगला पोटेशियम, तो बोलेंगे पेशी संकुचन की क्रिया एवं नियंत्रण में इसका यूज होता है। लकवा आदि प्रकार की समस्याओं में ये एक प्रकार से प्रभाव देता है, इसी कमी से हो जाता है। अगला क्लोरीन, तो जल संतुलन में और साथ साथ उपापचयी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हैं उनमें यह हेल्प कर रहा होता है। अगला कोबाल्ट, तो विटामिन B12 एवं RBC के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। साथ ही इसकी कमी कारण क्या जाता है? जो हमारी RBCs होती हैं वो परिपक्व नहीं हो पाती हैं, जिससे जल्दी जर्म्स अटैक कर जाते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं। फ्लोरीन की बात करेंगे तो हमारे पास दांतों के विकास करने में यदि कम हो जाता है तो दांतों अपरिपक्व हो जाते हैं। फास्फोरस, तो कैल्शियम के साथ दांतों हड्डियों का प्रमुख अवयव है, और यदि ज़्यादा हो जाए तो दांत और हड्डियों का कम विकास होता है। तो ये सारी समस्याएं हमारे पास देखने को मिलती हैं। ठीक, तो हम जिस प्रकार से हमारे मनुष्य के विकास में या बालक के विकास में वंशानुक्रम या वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसी के समान हम देख सकते हैं कि बालक के विकास में कहीं ना कहीं यहाँ पोषक पदार्थों का भी उतना ही योगदान होता है। ठीक, आज की क्लास में इतना। कल मैं आप सभी लोगों से को यहाँ बताऊंगा अगली क्लासेस में कि जो हमारी विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं उनका क्या यूज होता है, क्योंकि ग्रंथियों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, भाई आपका यदि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन सही तरीके से सीक्रेशन ना हो तो किस प्रकार की समस्या आती है। तो आपको ADHD से लिंक करना, मतलब कि हमारे संज्ञानात्मक विकास है या हमारे पास बालकों के विकास है, उससे रिलेटेड बताऊंगा मैं। साइंटिफिक वाले ने बता करके यहाँ साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट क्या होते हैं, ठीक, उनको बताने वाला हूँ। तो कल हम सारे जो ग्रंथियां हैं उनके प्रभाव और उनकी सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ था बालक के विकास पर जितना वंशन का प्रभाव है उतना ही पोषक पदार्थों का
ठीक, और साथ साथ में ग्रंथियों का प्रभाव है। यदि ग्रंथि सही तरीके से हार्मोन का सीक्रेशन नहीं करेगी, यदि पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे, तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा और फिर विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहां देखी जाएंगी। मिलते हैं हम सभी अगली क्लासेस में। उसके पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न, किस विद्वान ने कहा है कि आप मुझे एक बालक लाकर दो, आप उसे जैसा बनाना चाहेंगे मैं उसे ऐसा बनाकर दूंगा? कमेंट बॉक्स में बताना। एक दूसरा एक और प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का, तथा उसके पश्चात व्यवहार के एक विस्तृत रूप में आया है? ठीक, ये दो प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं जो पढ़ा चुका हूं उसी से आपको प्रश्न दिया हूं। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।